हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने नमपाई में कैसे एक वन डायमेंशनल एरे और सेकेंड डायमेंशनल एंड थर्ड डायमेंशनल एरे हम लोग क्रिएट करते हैं, इस चीज को हम लोगों ने लर्न किया था। तो आज के जो टॉपिक रहेगा उसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं जरा थिकनेस इसकी चेंज कर लूं जिससे ये विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट में भी लर्न किया था, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लर्न करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इस बार जब हम रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, नमपाई ऑब्जेक्ट यानी सिंगल डायमेंशन एरे, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन एंड फोर्थ डायमेंशन एरे के इनसाइड करेंगे। ठीक है, इतना हिस्सा चेंज करेंगे बस। चलिए, तो आसान सी चीजें हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि अगर मुझे कोई नमपाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो नमपाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग अरेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अरेंज में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर जो है वो डबल आर नहीं है, सिंगल आर है। तो यहाँ पे आपने लिखा np.arrange, अरेंज के इनसाइड अगर आप 10 पुट करते हैं तो वहां से क्या होगा, एक एरे क्रिएट होगी जिसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 इंक्लूडेड नहीं होता, 0 से लेकर 9 तक के सारे इंटीजर जनरेट होंगे एक एरे के फॉर्मेट में और वो किस में से हो जाएंगे, ए में। अब मान लिया मुझे इसमें जो इंडेक्सिंग है उसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। मान लो इससे जो रिजल्ट आपका आ रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा, वो इस तरीके से आपका एक एरे आ रहा होगा इसमें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ एलिमेंट आपके जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इंडेक्स की जो पोजीशन है, इसमें अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो ये जो 0 है वो 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब अगर मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट 5 लिखते हैं तो फिफ्थ इंडेक्स पे आपको क्या है, फिफ्थ ही है, आपको फिफ्थ मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। तो कुछ इस तरीके से इसमें हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंडेक्स नंबर यूज करना है जहां जिस पोजीशन पे आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अब अगर मान लिया यहां से अगर मैंने ये सिंटेक्स आपको बताया था np.diagonal diag और उसके अंदर आप एज ए लिस्ट 1 2 3 एलिमेंट पास करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट होगा। किस तरीके का होगा, चलो उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, प्रिंट के बाद पैराथीसिस और पैराथीसिस के बाद आप 1 और इसको आप रन करेंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो ये आपका ए है, इसका डायगोनल एलिमेंट आपके क्या है, 1 2 3 है। अब मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं क्या, ए। पहले एक बार कोशिश करते हैं A2 रीड करते हैं, देखते हैं A2 पे हमें क्या मिलता है। जब आप A2 कर रहे हैं तो आपको रो मिल रही है, कौन सी रो मिल रही है, थर्ड। तो इसमें जो पोजीशन होती है अगर सिंगल डायमेंशन एरे, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, इसलिए A2 पे अगर आपको जो प्रिंट करके इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिलेगी। अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बाद इसको थोड़ा सा मैं करके आपको रन करके दिखा दूं। अगर मैं प्रिंट करने के टाइम पे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड अगर मैं 1 पोजीशन पास करते हैं और रन करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन सी मिलेगी, सेकेंड रो मिलेगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 0 पास करते हैं तो आपको फर्स्ट रो मिल जा रही। अब दूसरी चीज आती है कि पर्टिकुलर रो रीड करना हमने सीख लिया। रो के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट रो का कोई एलिमेंट रीड करना है,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 कामा अगर मैंने 1 लिख दिया तो 0 कामा 0 कामा 1 पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जा रहा है। अच्छा 0 कामा 0 पे देखते हैं आपको क्या मिलेगा, पहले थोड़ा सा समझते हैं तब आपको ये क्लियर होगा। 0 कामा 0 पे आपको 1 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इस रो को, और इस रो के इनसाइड जो ये वाला 0 हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहले फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो जब भी अगर हम 2 डायमेंशनल एरे में परफॉर्म करेंगे या कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा पहला नंबर क्या है और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, पहले नंबर से हम लाइंस पे जा रहे हैं और दूसरे नंबर से हम उस लाइन के पॉइंट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2D प्लेन है, इसमें एक्चुअली अगर इसके शेप के बारे में अगर आप देखोगे तो क्या है, जरा इसका आप शेप बताइए। एक बार शेप की कमांड रन करेंगे तो आपको इसमें जो शेप मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3,3, मतलब इसमें 3 लाइंस हैं और 3 लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। अगर 3 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मान लिया 0 1 0 0 ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन है 0 2 0 है और एक लाइन आपकी 0 0 3 है। तो अगर ये 3 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इससे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको इनक्लोज करके वो आपका क्या है, एक 2D सरफेस बन रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए कि हर लाइन पे क्या है, इसके मैं शेप के बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको विजुलाइज करना कि इसमें जो पहली लाइन है उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका क्या हो गया 0, ये आपका 0 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो गया, ये पॉइंट आपका 0 हो गया। इसके बाद अगर ये पॉइंट ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो लाइंस हैं, लाइंस पे पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसकी जो शेप है वो आपकी शेप क्या आ जाएगी, 3,3। पहला 3 बता रहा है आपका लाइंस के बारे में और दूसरा 3 बता रहा है पॉइंट्स। ठीक है, कि ईच लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अभी हम 2D में हैं, चीजें 3D तक समझना आसान है, लेकिन जब 3D के बाद आप 4D 5D और 6D में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसको कैसे समझेंगे, चलिए एग्जांपल्स करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a स्क्वायर ब्रैकेट 2,1 इक्वल टू 5, तो पहले आपको समझना होगा 2,1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2,1 का मतलब है थर्ड रो, और थर्ड रो में आप सेकेंड एलिमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है, 0 की। अगर यहां पे 2 लिखा है तो इसका मतलब थर्ड रो, यहां पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकेंड पॉइंट। तो ये वाला जो नंबर है इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, ये जो इसका ये जो पार्ट लिखा हुआ है इससे मतलब हम इस एड्रेस पे जा रहे हैं। अब इस एड्रेस पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो, 5। मैंने आपको बताया था कि जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल, वो क्या करता है, जो आपकी लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन है, जो ये इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना है इस साइड। ठीक है, अब आप कर क्या रहे हो, आप ए की 2,1 पोजीशन पे 5th को सेव कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ये देखा जाए कि ये ऑपरेशन जो है वो कौन सा ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, क्योंकि आप डेटा इस पोजीशन पे जाके राइट कर रहे हैं। क्या राइट कर रहे हैं, 5th राइट कर रहे हैं। ठीक है, इजी है। तो अगर मान लिया मुझे 3 को चेंज करना होता तो मैं क्या करता है, ए 2,2 लिखता। चलिए अब इसको रन करके आपको मैं दिखा दे रहा हूं। अगर आप इसको रन करेंगे और रन करने के बाद आपको आउटपुट यहाँ पे दिख जा रहा होगा कि यहाँ पे 0 की जगह 3 आ जा रहा है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का एक एडवांटेज होता है कि अगर लास्ट में कोई वेरिएबल का नाम ही आप लिख दे, जैसे यहाँ पे अगर ए लिखा है तो आपको ए यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमेशा
आपको जो चीज प्रिंट करनी है वो पैराथीसिस के इनसाइड आप लिखिए और उसके बाद रन करिए। ये केवल जुपिटर का एक एडवांटेज है कि अगर आप सिंपली ए भी लिख देते हैं तब भी आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखा देता है। ठीक, तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं यहाँ पे 1,1 लिख दूं और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके मान लिया मैं 9, तो 1,1 आपकी पोजीशन जो होगी वो सेकेंड लाइन और सेकेंड लाइन के अंदर सेकेंड पॉइंट, तो ये जो 2 है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो इसके बाद 1,1 और इसको हम रन कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका 1,1 जो 2 था वो आपका 9 हो गया। चीजें आसान है और 2D तक आपको पिक्चर क्लियर होगी कि 2D डायमेंशन कैसे बनती हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की, थोड़ा सा जिस तरीके से हम लोगों ने इसको लिस्ट में रीड किया था। तो np.arrange, अरेंज के इनसाइड अगर आप 10 पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहां से जो एक एरे जनरेट होगी उसके एलिमेंट 0 से लेके 9 तक आपके सारे एलिमेंट्स रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लिया आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के टाइम पे आपने लिखा है 1:8:2। फिर से इसको समझते हैं। 1:8:2 इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। 1:8:2 इसका मतलब है आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 एंड पॉइंट हो गया और 2 के स्टेप से जा रहे हैं। 2 क्या है, स्टेप साइज हो गया। स्टेप साइज, तो इससे जो नंबर जनरेट होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा, 1 के बाद 3 5 और 7, तो ये स्टेप आ गए। अब अगर एक तरीके से यहां पे देखा जाए तो एक तरीके से आपने क्या लिखा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 1 3 5 7, मतलब आप ए की 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 5th एंड 7th पोजीशन पे आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर आप इसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अगर यहां से देखते हैं ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 6 7 8 9। अगर आप जो पोजीशन रीड करने जा रहे हैं 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 पे आपको जो ये रीड करेंगे तो वो आपको 1 3 5 7 की मिल जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि चीजें 2D तक समझना आसान होता है, 3D में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम जब 4D 5D में चलेंगे तब थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। ओके, अब अगर मैं यहां पे एक ऑपरेशन आप देख रहे हैं np.arrange, अरेंज के बाद हमने लिखा हुआ है ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉलन और कॉलन के बाद 10। तो मैंने आपको बताया था यहां पे अगर आप देखोगे तो 5th मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइन कर दिया है, एंडिंग पॉइंट हमने नहीं डिफाइन किया है, और इसका मतलब आप चेंज करना चाह रहे हो ए की 5th पोजीशन के बाद के जितने भी एलिमेंट है वो किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो, 10 से। तो जब आप इसको रन करेंगे तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो जो 5th पोजीशन के बाद के जितने भी एलिमेंट है सब क्या हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं। इजी है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अभी हम चेंज किस में कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल एरे में कर रहे हैं। तो जब 1 डायमेंशनल में हमने चेंज करना लर्न कर लेंगे उसके बाद हमारा क्या टास्क रहेगा कि हम 2nd डायमेंशन के एलिमेंट को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पे देखते हैं ये सिंटैक्स सिंपल सा है। हमने एक बी वेक्टर क्रिएट किया जो कि आपका 1 डायमेंशनल है, उसके एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 3 4 तक ही होगा क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम यहां पे जा रहे हैं ए की 5th पोजीशन के बाद के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन 5th पोजीशन के बाद के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, बी के एलिमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ए हमारा ये आपको पता ही है, और ए के स्टार्टिंग के 5th एलिमेंट कौन से हैं 0 1 2 3 4।
इसके बाद के ये जो एलिमेंट है इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, बी से। और बी में भी यहां पे हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, रिवर्स साइड से रीड करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम बी में जा रहे हैं, बैक साइड से रीड कर रहे हैं। तो बैक साइड से अगर बी में रीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। और 4 कहां पे इंसर्ट होगा, ए की 6 पोजीशन पे। ऐसे ही फिर ए का जो लास्ट से, इसको मैं आपको इस तरीके से करके दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए। मान ये जो आपके सामने रिजल्ट है, इससे जो एलिमेंट्स मिलेंगे, पहले मैं बी आपको बता देता हूं। बी जो आपका होगा उसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट हो गए। बी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन 1 -1, इसका मतलब है आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बैक साइड से, ठीक है, मतलब इस साइड से। ये -1 हो जाएगा, ये -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक कॉलन 5th के बाद जो 6 पोजीशन होगी, ये जो 6 पोजीशन है, इस पोजीशन पे कौन जा रहा है, 4 जा रहा है। इस पोजीशन पे 3, इस पोजीशन पे 2 और इस पोजीशन पे 1 और इस पोजीशन पे आपका ये, इस तरीके से ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म हो रहा है। आई थिंक अब आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कॉल करके भी आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें इसमें देखना है, 2 फंक्शन होते हैं हमारे, कॉपी एंड व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने आईडी फंक्शन स्टार्टिंग में देखा था, आईडी फंक्शन हमारा क्या बताता था, किस मेमोरी लोकेशन पे हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सेव है। तो ऐसे अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या np.array और np.array की जगह पे यहां पे लिखा np.arrange, np.arrange 10 लिखा है तो हमारा सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट होगा जिसके एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे a कॉलन 2 का मतलब हो गया आप a में रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं 2 के स्टेप साइज से, तो इसका मतलब जो एलिमेंट होंगे वो 2 4 0 2 4 6 8 ये एलिमेंट होंगे। और ये किसमें सेव कर दे रहे हैं, आप बी में सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। बी को हमने यहाँ पे मान लिया, अगर इस तरीके से लिख देंगे तो मैंने आपको बताया था कि जुपिटर नोटबुक का एक एडवांटेज है कि ये आपको लास्ट एलिमेंट जो होता है वो आपको सेल के बाद दिखा देता है। हालांकि आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसको प्रिंट के इनसाइड लिख के आप बी की वैल्यू को प्रिंट करें। तो अगर आप यहां देख रहे होंगे तो हमने क्या किया है, ए से ही हमने बी एरे को हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब एक चीज, जब हमने जो बी क्रिएट किया है वो ए से क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि जो बी का डेटा है और वो ए के डेटे की मेमोरी से आपस में लिंक हो रहा हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो np.share मेमोरी या उसके आर्गुमेंट में a, b लिखते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये आपको ट्रू दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स आपकी सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, ये कहाँ यूज होता होगा। जैसे मान लिया कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं और मान लिया एडमिशन के टाइम पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपने एडमिशन डिपार्टमेंट को दी, बाद में अकाउंट सेक्शन आपके नेम में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो कंप्यूटर पे होता है वो सेंट्रलाइज होता है और कई सारे डिपार्टमेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन केस एडमिशन के टाइम पे आपके नेम में जो मिस्टेक हुई थी वो एडमिशन में टाइपिंग करने के टाइम पे एडमिशन डिपार्टमेंट ने कर दी, लेकिन जब आप अकाउंट्स में फीस सबमिट करने गए और वहां पे आपने बोलते हैं कि मुझे सर मेरा नाम में मिस्टेक है, मुझे चेंज कराना है, तो वो चीज अगर वहां से वो चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे तो वो आपके बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करते होंगे, आपका नाम, आपके एजुकेशन, आपका प्रीवियस कॉलेज, सारी चीजें, लेकिन अकाउंट्स वाले को सारी इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं होता। वो अगर मान लिया उसमें से कुछ सेक्शन जैसे केवल नाम और फी अमाउंट अगर उसको चाहिए तो उतनी ही फील्ड्स वो एक्सेस करेगा, लेकिन अगर वो मॉडिफाई कर देता है अपनी साइड से
तो चीजें ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं बी में जाके 0 पोजीशन पे चेंज कर रहा हूं, बी में 0 पोजीशन पे जाके हमने 10 रन किया, तो इससे क्या होगा, बी में जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया। जाहिर सी बात है चेंज भी होगा क्योंकि बी में चेंज करें। लेकिन साथ ही साथ अगर ए हम प्रिंट करें तो ए में भी आपको सबसे पहले यहां पे जैसे मान लो मैं दोबारा से इसको रन कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने ए रन किया, ए रन करने के बाद आपका ए के रिजल्ट आ गए। फिर मैंने बी को रन किया, बी को रन करने के बाद अगर आप np.share मेमोरी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल जा रहा है। और मान लिया इसको मैं चेंज करके 15 कर दे रहा हूं। अब मैं चेंज कर रहा हूं तो ए की जो बी की जो 0 पोजीशन है वहां पे आपको 15 मिल जा रहा है। अब मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं, सिंपली ए। और अगर आप यहां पे देखोगे तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। इसका जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कई बार होता है कि आप एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट जब डेटा शेयर करते हैं तो उस टाइम आप में भी ये परमिशन देना चाहें कि अगर एक डिपार्टमेंट अपना डेटा मॉडिफाई करता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी डेटा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाए। तो वहां पे ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज हम लोग करते हैं। इजी है ये। हॉस्पिटल्स में कई सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो वहां पे ये सब चीजें यूज होती है। और इसमें एक ही चीज सबसे बेनिफिट्स होता है कि एक्चुअली में एक ही डेटा सेंट्रलाइज है, उसको सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक मॉडिफिकेशन करता है तो डेटा ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एक चीज और हम ये चाहते हैं कि ये डेटा मतलब एक तरीके से एक डिपार्टमेंट मॉडिफाई करे लेकिन चेंज ना हो। मतलब जैसा कि एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि हमने ए क्रिएट किया, फिर ए से ही हमने बी को क्रिएट किया, बी के बाद हमने मेमोरी चेक की कि ए और बी की मेमोरी क्या है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे है। इसका मतलब अगर बी के एलिमेंट आप मॉडिफाई करोगे तो ए के एलिमेंट आपके ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ए के बी के एलिमेंट मॉडिफाई करने के बाद ए के एलिमेंट मॉडिफाई ना हो तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, हम ये डॉट कॉपी ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे मान लिया np.arrange से हमने एक सेम वेक्टर क्रिएट किया। अब हमने जब सी वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन 2 और डॉट कॉपी लिख दिया है। इससे क्या होगा, जब ये आप रन करोगे तो सी में एक कॉपी सेव होगी किसकी, ए के कुछ एलिमेंट्स की। कौन से एलिमेंट, 0 पोजीशन का एलिमेंट, सेकेंड पोजीशन, 4th पोजीशन और 8th पोजीशन के एलिमेंट, वो आपके सी में सेव हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी एक कॉपी सेव कर रहा होगा तो इस बार क्या होगा, ए और सी सेम मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं कर रहे होंगे। और जब ये सेम मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं कर रहे होंगे तो अगर आप सी के डेटा को मॉडिफाई करते हो, जैसे सी में मैंने यहां पे मान लो मैं 20 लिख दे रहा हूं, तो अगर सी का मॉडिफाई करने के बाद मैं ए को प्रिंट करूं तो आपका क्या होगा, ए का अगर आप डेटा देखोगे तो ए का डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी जब जनरेट किया गया था तो एक से हमने एक कॉपी जनरेट की थी। जब आप कॉपी जनरेट करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे चला जाता है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट होता है और इसलिए दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो जाती है। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी फैंसी इंडेक्सिंग की। तो मान लो हमने यहाँ पे एक जो सिंटैक्स दिख रहा है np.random.randint और इसमें हमने इंटीजर दे दिए हैं कि 0 से लेके 20 के बीच में हमें 15 सैंपल चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक आपका रैंडम वेक्टर जनरेट होगा जिसकी जो डिजिट्स होंगी वो इंटीजर हैं, लेकिन वो डिजिट की आपने एक रेंज फिक्स कर दी कि 0 से स्टार्ट होंगे 20 तक होंगे और उसके बीच के सैंपल कितने होंगे, 15 होंगे। तो मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये डिजिट आपकी चेंज हो जाएंगे। अभी ये डिजिट है, मान लिया मैं दोबारा से रन करूं तो शायद दोबारा से भी फिर से रन करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जा रहे हैं। फिर अगर आप रन करेंगे तो ये रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस रैंडम डेटा जनरेशन का हमें क्या कॉन्सेप्ट रहता होगा। तो इसको जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रैंडम डेटा चाहिए होता है, रैंडम डेटा के बाद ही हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रैंडम कमांड काफी यूजफुल है।
और इसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का जो पार्ट करेंगे, जिसमें हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब ये आपको मैं और डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ पे आप 0 से लेके 20 तक के सैंपल, रैंडम सैंपल जनरेट कर रहे हैं इंटीजर टाइप, और उसके जो सैंपल्स हैं कितने हैं, 15 है। तो आपको यहाँ पे ये 15 सैंपल की एक एरे मिल जा रही। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा है ए परसेंट को हमने बताया था मॉडुलर डिवीजन 2 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि हम ए के जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैं एक चीज और कर देता हूं, इसको थोड़ा सा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने मान लिया इसमें लिख दिया प्रिंट के बाद पैराथीसिस मास्क को प्रिंट करने, जरा देखें तो क्या है मास्क, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि अगर 2 से आपने 3 को डिवाइड किया तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। 2 से आप 11 को मॉडिफाई डिलीट करेंगे, नहीं डिलीट होगा। 2 से आप 18 को डिलीट करेंगे, हो जाएगा, इसलिए ये ट्रू है। 2 से आप 7 को डिलीट करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 2 से आप 6 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, तो इसलिए ट्रू होगा। 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे, ओके। 2 से 16, 2 से 6, तो जहां जहां पे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म हो सकता है वहां पे आपको ट्रू मिलेगा, जहां पे नहीं हो सकता वहां पे आपको फॉल्स मिल जा रहा। और ये इंफॉर्मेशन किस में से हो जा रही, मास्क में से हो जा रही। अब उसके बाद अगर मैं लिख दूं ए स्क्वायर ब्रैकेट मास्क, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने क्या लिख रखा है, यहां पे हमने लिख रखा है ए स्क्वायर ब्रैकेट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से ये चीजें लिखी हुई हैं। तो जहां जहां पे ट्रू है वो एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, मतलब, और जहां जहां पे फॉल्स है वो एलिमेंट हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जब, और ये चीज इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप किस में सेव कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए में सेव कर रहे हैं। इस केस में आपका क्या होगा कि देखिए, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो 18 आपको मिल जा रहा है। फिर उसके बाद ये एलिमेंट फॉल्स है, ये नहीं मिलेगा आपको। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको 6 मिलेगा, 4 मिलेगा आपको, और 16 भी मिलेगा, ये भी आपका ट्रू है, और एंड ये फॉल्स हो जा रहा है। तो 18 के बाद आपको कौन मिल रहा है, 6 4 16, ओके। थोड़ा सा यहां पे 18 के बाद दूसरा 18 मिल जा रहा है, ओके। थोड़ा सा सैंपल मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। मैं इसको यहां से इसको डीएक्टिवेट, ओके। जरा मैं इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि सैंपल थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए करेंगे आप तो आपको, हाँ, आप सही है, क्योंकि एक्चुअली में ए हमारा चेंज हो गया। पहले जो इसमें ए लिखा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए इसमें रिजल्ट थोड़े से अलग आ रहे थे। इसको अभी, अच्छा, इसको मैंने ए रन नहीं किया, इसको रन, सबसे पहले मैंने इसको रन किया, क्योंकि सैंपल अगर चेंज हो जाएंगे तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन जनरेट कर यूज कर रखा है वो क्या है, रैंडम है। अभी मैं मान लो सबसे सिंपल एक बार मैंने रन किया, ये हमारे सैंपल फिक्स हो गए। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो अब मास्क कमांड रन करेंगे तो आपका जो सेगमेंट है 14 पे ट्रू है, 4 पे ट्रू है, जिस तरीके से आ रहा। अब मैं इसको मास्क को रन कर देता हूं। अगर आप देखोगे तो अब आपका डेटा मैच करेगा। देखिए यहां से 14 से 14 मिल जा रहा, 4 से 4 मिल जा रहा, 18 मिल जा रहा, 13 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 8 11 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑड नंबर सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो वो उस टाइम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था वो प्रीवियस डेटा था जिस पे हमने मास्क कमांड रन कर दी थी, इसलिए आपको दिख रहा था।
तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि मास्क के थ्रू भी कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लिया होगा क्या कि आपने यहां से कोई एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहां पे एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन आपकी एक बुलियन एरे के फॉर्मेट में, जिसमें ट्रू और फॉल्स लिखा रहेगा, उसमें वो चीज सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आसान है और इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर मैं यहां पे चेंज करके मैं कर दूं ए स्क्वायर ब्रैकेट मास्क और उसके बाद -1, इसका मतलब ए और ए के बाद इस जब मास्क आप लिख रहे हैं तो एक तरीके से वो जो बुलियन एरे आपने क्रिएट की थी ट्रू फॉल्स के टर्म में, वो है। तो जहां जहां पे ट्रू होगा उस पोजीशन पे आपका जो डेटा चेंज होके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको अगर आप चेंज रन करोगे तो जहां जहां पे आपके ये एलिमेंट मिल रहे थे 14, सब जगह -1 हो जा रहा है और ऑड नंबर आपके सेम बच जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं np.arrange। मैंने बताया था 0, 100, 10 लिखेंगे तो इससे जो एलिमेंट जनरेट होंगे वो 0 से लेकर 90 तक के एलिमेंट आपके जनरेट होंगे, 10 के स्टेप साइज से होंगे। अब अगर मैं इस तरीके से रन कर दूं ए और ए के बाद इस पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट के इंडेक्स दे दिए। तो इसमें क्या होगा, पहले सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट रीड होगा तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, और ये सेकेंड पे क्या मिला मुझे 20, थर्ड पे भी हमें 30, फिर सेकेंड पे क्या होगा 20, फिर फोर्थ पे हमें क्या मिल जा रहा, फोर्थ पे क्या मिलेगा 0, 1, 2, 3, फोर्थ पे हमें 40, तो 40 आ गया, फिर सेकेंड पे 20। तो इस तरीके से भी हम इंडेक्सिंग या रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे कि हमने इस सिंटैक्स का मतलब है पहले तो हम जा रहे हैं ए के किस पोजीशन पे, मल्टीपल पोजीशन में जा रहे हैं, 9th एंड 7th पोजीशन पे, और वहां पे हम चेंज करके क्या कर रहे हैं, हम 200 राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहां पे आप देखोगे 7th और 9th पोजीशन आपकी चेंज हो जा रही है, और उस जगह पे क्या आपको मिल जा रहा है, आपको 200 मिल जा रहा है, -200 मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रीड ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया। और इसके बाद जब अभी हम नंपाई में थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तो वहां पे हम 3D एरे को रीड करेंगे, और 3D एरे थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में आएंगे, 4D एरे पे भी हम लोग वर्कआउट करेंगे, उनके इनसाइड रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल 1D एरे एंड 2D एरे के इनसाइड जो रीड ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उस चीज को हमने लर्न किया। तो आप अपने कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक ओपन करके ये सारी चीजें प्रैक्टिस करिए। इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।